कि क्या इस बार सम्मानीय सहस्राम कोरोटे जी आमगांव देरी विधानसभा से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहेंगे? ये तो 100% उसमें किसी भी प्रकार की शंका कुशंका करने की बात ही नहीं। जी। और श्री सहस्राम कोरोटे जी भी भाजपा में जा सकते हैं क्योंकि आप एनआरजी जो कलेक्टर हैं और उनके जो कार्य करने की किस तरह से शैली है, कैसे उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहला से लेकर के खेड़पार की जो के बीच में जो सड़क है, मुश्किल में घुटने इतना गड्ढा है, बहुत सारे नीचे हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आपको पूरा भरोसा है? एकदम 100%, 100 मतलब क्या खास रणनीति रहेगी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने की? बालाघाट जिले की राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? कितना समझते हैं यहाँ की राजनीति? राहुल जी जो बोलेंगे वो हो। जी। नाना भाऊ जो बोलेंगे वो। कहते हैं राजनीति में सब जायज है। कल तक आपको पानी पी पी कर कोस रहे हो और दूसरे दिन वो उसी दल में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने करियर की शुरुआत करते, करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये 2019 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 5 सालों में खूब देखने को मिला। कई बार सरकारें गिर गई, नए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने शपथ भी लिया। अब वहां की राजनीतिक परिदृश्य अब देखें तो बहुत बदल गया है। आने वाले समय कुछ महीने में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर वहां की राजनीतिक दल, वहां के नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुड़ गए हैं। कैसी क्या तैयारी है और क्या वहां का मिजाज है, इसको हम जानेंगे। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के पड़ोसी जिले गोंदिया जिले के जो विधानसभा है आमगांव देवरी विधानसभा, यहाँ के विधायक लांजी जनपद क्षेत्र के दौरे पर आए हुए हैं। खासकर वो दादा कोटेश्वर नाथ भगवान, जो कि श्रावण मास में पिछले सोमवार को आपने देखे होंगे किस तरह से वहां पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा था, वे दर्शन करने आए हैं। तो इस बीच हमारी मुलाकात उनसे हो रही है। हम उनसे जानेंगे कि क्या महाराष्ट्र की कैसी क्या राजनीति है, कैसा वहां का माहौल है, आने वाले विधानसभा चुनाव जो है उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि क्या इस बार सम्मानीय सहस्राम कोरोटे जी आमगांव देरी विधानसभा से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहेंगे? इसमें कांग्रेस का प्रत्याशी था, एमएलए बन गया जी। उसके बाद भी अभी 2024 की तैयारी हमारी हो गई है जी। हमारे सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुट गया है जी। सभी हमारे बूथ लेवल से लेके जिला पंचायत, जनपद, हमारी ग्राम पंचायत, सभी लोग, सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी हमारे नेता इस कार्य में जुट गए हैं और सब लोग जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपसे सवाल किया कि क्या आप विधानसभा में कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी होंगे? मैं तो 100% उसमें किसी भी प्रकार की शंका कुशंका करने की बात ही नहीं। जी। और सबसे बड़ी बात, मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जी। हमने 14 में से 9 जिला परिषद की सीट चुनाव की है। जिला पंचायत, जी जी जिला पंचायत हमारे बहुत सारी, हमने ग्राम पंचायत चुन के लाए, हमने सेवा सहकारी संस्थाएं चुन के लाए। उसी प्रकार एपीएमसी में भी हमारे प्रतिनिधि अच्छे चुन के गए। और उतना ही नहीं तो अभी जो फिलहाल में अभी हाल में हुई लोकसभा के इलेक्शन में जी। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने 11,000 वोटों की लीड भी थी। जी। ये हमारे लिए सब चीजें प्लस पॉइंट है। हम सक्रिय हैं राजकारण में, समाजकारण में और सभी क्षेत्र में हम सक्रिय हैं। निश्चित तौर पर हम कांग्रेस के सीट पर लड़ेंगे और चुन के भी आएंगे। जीत हमारी पक्की है। आपने कहा कि जिला पंचायत की सीटें जो है ज्यादा जीते। लोकसभा चुनाव में भी ये बात सही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है, सकारात्मक रहा है। वहां के मतदाताओं ने कांग्रेस को बढ़ चढ़कर प्यार दुलार दिया है। इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, कितना लाभ आपको मिलेगा? विधानसभा चुनाव में इसका पूरा का पूरा ही असर रहेगा, क्योंकि हमारी जनता समझ चुकी है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है और जो महाराष्ट्र में सरकार बैठी है, ये सिर्फ झूठे वादे करती है जी। काम वगैरह कुछ करती नहीं। मोदी जी ने जिस हिसाब से बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में देंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई वगैरह कुछ कम हुई नहीं। सिलेंडर का रेट कितना हो गया? 400 से 1,000 पर सिलेंडर का रेट हो गया जी। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया।
फर्टिलाइजर का रेट बढ़ गया, लेकिन किसानों के धान का भाव हमारे तरफ बढ़ा नहीं। जी और जो महिला अपने घर में खाना बनाती है, सबसे बड़ी बात, जी तो उसको जो सिलेंडर का पैसा गैस का कम करना था, वो गैस का पैसा कम किए नहीं। स्मृति ईरानी जी रोड पर जब बैठी थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर बहुत महंगा, गैस बहुत महंगा हुआ है। जी वो हंडे पर बैठ करके भाषण कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। जी लेकिन अभी देखो कि उनके ये परिस्थिति है कि वही महिलाओं को, जो महिलाओं को बोल रही थी कि आपके आंसू बह रहे लकड़ी से चूल्हा जलाने से, लेकिन वही आज गैस का इतना बड़ा रेट बढ़ा दिए कि लोग, जनता को समझ में आ गया कि ये झूठे वादे करने वाली सरकार। जी। आपने कहा जैसे गैस के दाम में और बहुत सारी चीज जो वर्तमान सरकार है उनकी खामियों को गिना है। इस मुद्दे को आपने क्या कभी विधानसभा में उठाया? हम तो बार बार ये सरकार की जो खामियां हैं, ये जो सरकार जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रहती, जनता के काम नहीं करते। मेरे मतदार संघ में जब से ये महायुति की सरकार रही, जी उस समय से हमारे मतदार संघ में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट के लिए उन्होंने निधि हमारे को नहीं दी। जी जो महाविकास आघाड़ी की सरकार हमारी 2.5 साल के लिए थी, उस समय 2 साल तो हमारे कोरोना में गए, 6 महीने हमारे को काम करने का मौका मिला। और उसी समय मेरे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े हमने ब्रिज बनवाए, बहुत सारी रस्तियों के लिए हमने फंड लाए, हमने छात्रावासों के लिए हमने काम किया, हमने उसका निर्माण कार्य हो चुका है। बहुत सारे जगह आरोग्य के जगह में हमने बहुत बिल्डिंग बनवाए, आरएच की बिल्डिंग बनाए, पीएससी की बिल्डिंग बनवाए, वहाँ भूमि उद्घाटन वगैरह सब हो चुका है और कुछ मंजूर किया है जिसका काम अभी शुरू है। तो ये काम हमने महाविकास आघाड़ी के समय में जो मंजूर करवाए थे, जी उसी का नतीजा है कि आज हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं। आपने छात्रावास की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई कि सच में वहाँ के लोग बताते हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र में आश्रम को विधायक निधि से सबसे ज्यादा फंड देने का आपने काम किया। इसके अलावा किसानों के हित में आपने 3 डैम बनाए हैं। एक बेवरटोला शायद क्या बेवरटोला, ओवारा और कालपाथरी, काली सरार। काली सराड़, हाँ, ये 3 डैम आपने बनाया है। लेकिन बेवरटोला जो डैम है उसका जो राइट केनाल है उसमें उसमें उसका काम जो है रेल के कारण रुका हुआ है, वो कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास है कि कब तक वो वहां से हट जाए? मैंने रेलवे डिपार्टमेंट से भी अभी लगभग मंजूरी हमारे को मिल गई है, एनओसी अभी वो मिल जाएंगी। जी तो हम नीचे से वो पाइप लेके जाने वाले हैं। जी जी तो वो नीचे से पाइप लाइन जब जाएंगे तो वो उधर जमाकुड़ों तक जाएगा। जी तो वहाँ के क्षेत्रों के लिए भी वो बेवारटोला के जो डैम का है, तो पाइप से पानी लेके जाने वाले हैं। जी। हाँ, तो उसका वो वहाँ के जो जितने भी किसान हैं सबको उसका फायदा होने वाला है। 3 आपने बड़े डैम बना दिए, लेकिन सिंचाई के क्या प्रबंध है, किस तरह से व्यवस्था है वहां नहीं पर कि पूरा हो वो गया तो हम मध्य प्रदेश के, आपके मध्य प्रदेश को भी हमारा एक राइट वाला कैनल से पानी आता है, है? जी जिससे आपका जो ये लांजी क्षेत्र है, लांजी क्षेत्र दक्षिण के तरफ का, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे डैम से जो पुजारी टोला हमारा डैम है, जी उससे पूरा का पूरा सिंचाई होता है। और ये हमारा तो इसमें लिखा हुआ है, वो हमारा संविधान बना है दोनों राज्य का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। हमारा एग्रीमेंट है कि आपको भी 30% पानी दिया जाए जी और गोंदिया को हम 30% पानी दिया जाए, 30% पानी आमगांव विधानसभा को दिया जाए और 10% पानी पीने के लिए और जानवरों के लिए रखा जाए। इस प्रकार का वहाँ प्रावधान किया गया। जी। सेम परियोजना के तहत कुछ सड़कें 34 किलोमीटर की कुछ सड़कें बनी है, जिसमें ये आरोप है कि उस परियोजना को पास कराने के लिए, मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र की बात है, लेकिन उसको पास कराने में, उसको स्वीकृति दिलाने में गोंदिया विधायक विनोद अग्रवाल जी का बड़ा हस्तक्षेप है। वो तो पास करवाने के लिए अपने मतदार संघ का काम नहीं कर सकते, तो मेरे मतदार संघ में कहाँ वो काम पास करवाएंगे? ये जब लोगों का कहने की बात है, ये सब झूठ बात है। हमारे मतदार संघ के काम हम ही करते हैं। हमारे मतदार संघ में तो इतने हमने काम किए कि कोई गाँव में अभी हमारे को जगह ढूंढना पड़ता है कि किधर काम करना है। बहुत सारा बैकलॉग हमने खत्म कर दिया है, सभी तरफ सीमेंट के रास्ते बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे गांव है
कि जहां अभी काम हमारे को प्रस्तावित करने के लिए जगह नहीं, इतना डेवलपमेंट हमने कर दिया। 2009-10 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे सम्माननीय अशोक चौहान जी। जब फरवरी 2024 में भाजपा में शामिल हो गए तो ये चर्चा बड़ी जोरों पर थी आपके विधानसभा क्षेत्र में और पूरे महाराष्ट्र में कि श्री सहस्राम कोरोटे जी भी भाजपा में जा सकते हैं क्योंकि आप उनके बहुत करीबी हैं। मैंने देखो, हर नेता हमारा करीबी है। नाना भाऊ पटोले तो हमारे खास नेता हैं जी। नाना भाऊ पटोले जी को हम दिल से मानते हैं, वो हमारे नेता है और हम मुख्यमंत्री के चेहरा भी उनको रूप में हम देखते हैं जी। तो महाराष्ट्र में सभी हमारे नेता हैं। जी। वडेट्टीवार साहब हमारे नेता है, बाला साहब थोरात हमारे नेता है जी। हमारी उधर नितिन राउत साहब हमारे नेता हैं। जी। तो जो जितने भी सीनियर लीडर्स है वो तो सब हमारे नेता हैं। उसी टाइप जब हमने हम उनके नेतृत्व में गए थे तो उस समय वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तो वो भी हमारे नेता थे। लेकिन आज तो पार्टी छोड़ के चले गए, वो हमारे नेता नहीं रहे, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए ना। उस समय हमारे नेता थे और आज भी हमारे महाराष्ट्र में जितने भी सीनियर लीडर है वो सब हमारे नेता है। उस समय कैसा लगा था जब वो भाजपा में शामिल हो गए? क्या आपका ऐसा कोई मन बन गया था क्या? नहीं, कोई मन नहीं। दूर दूर तक हमारा इस बात से कोई संबंध नहीं था और मैंने जो जैसा भी मीडिया में दिख रहा था तो मैंने स्टेटमेंट भी दिया था जी कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, आखिर दम तक कांग्रेस का कार्यकर्ता बन करके काम करते रहूंगा। 2019 के बाद जब से आप विधायक हैं 60 से 70 स्कूल बीच में बंद हो गए थे। उनको शुरू करवाने के लिए हमने पूरा प्रयास किया। हाँ, जितने भी स्कूल बंद हो गए थे, कुछ संख्या के पट संख्या कम थी, कहीं टीचर्स वगैरह नहीं थे तो टीचर भी उपलब्ध करवाने का हमने काम किए। और हमारी मुरकुडो डंडारी जो हमारा लास्ट वाला छोर है जहाँ कोई लोग नहीं जाते, तो मुरकुडो डंडारी में भी स्कूल नहीं था तो वो भी स्कूल शुरू करवाने का हमने काम किया। मैंने आपको कहीं सुना है, आप ये कहते हैं कि जैसे लाडली बहना योजना के तर्ज पर वहां पर जो योजना शुरू हुई है महिलाओं के लिए, जो 1500 रुपए महीने देने की बात वहां की सरकार कर रही है, आप कहते हैं कि उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस है, कमलनाथ जी जब समीक्षा बैठक किए विधानसभा चुनाव के बाद, तो वहां पर बिल्कुल साफ तौर पर इस विषय पर चर्चा हुई कि लाडली बहना योजना को उन लोग काउंटर नहीं कर पाया। इसका असर महतारी वंदन योजना की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। तो ये दोनों जो योजना है इसने यहाँ की सरकार, यहाँ सत्ता परिवर्तन करने बड़ा अहम योगदान रहा है, अहम रोल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका असर महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा? देखो, हर प्रदेश की जो सिचुएशन है वो अलग अलग रहती है जी। हर प्रदेश की परिस्थिति अलग रहती है। हमारे बाजू में छत्तीसगढ़ है, उसकी परिस्थिति अलग है। हमारे को लग के मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की परिस्थिति है। महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है वो जो अलग है। और जो हिंदी भाषी लोग है जी, हिंदी भाषी जो प्रदेश है जी, वो प्रदेशों की बातें ही अलग है। जी, और हमारा तो मिक्स है, रिमिक्स है जी। हमारे तरफ ये लाडली बहना वहना का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है जी। हमारे तरफ सब हमारे महिलाओं को समझ रहा है, हमारे बहनों को समझता है कि ये जो लाडली जो योजना इन्होंने शुरू की है मात्र और मात्र इलेक्शन के लिए, जी, इलेक्शन के वोट मांगने के लिए इन्होंने शुरू किए हैं, जी। ये हमारे बहनों का कहना है। और हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को पैसा तो मिलना चाहिए। कहा मोदी जी ने 15 लाख रुपए कहा था और 1500 पर ला करके लटका दिया। तो ये जो योजना है महिलाओं की, पैसा ज्यादा देना था महिलाओं को, अगर उनको मदद ही करना है तो और ज्यादा करना था। हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन ये जो पैसा देते हैं, जो महिलाओं को गैस का रेट कम करना चाहिए, इलेक्ट्रिक का बिल कम करना चाहिए। अभी 30% का इलेक्ट्रिक बिल बढ़ा दिए, तो 30% बढ़ जाएगा तो हर घर में 300, 400, 500, 1000 ये ज्यादा का बिल आएगा। इसका भुगतान कौन करेगा? तो ये बहुत सारी चीजें है। तो अभी हमारे तरफ लाडली बहना के लिए एमआरजीएस का जो गरीब लोग है जिन्होंने काम किए एमआरजीएस में, उनका पैसा उन्होंने लाडली बहना में ट्रांसफर कर दिया। उनका 3-3 महीने से पेमेंट नहीं है, 3-4 महीने से पेमेंट नहीं है। तो ये सरकार तो खोखली है, लेकिन इलेक्शन में वोट लेना है, महिलाओं के वोट लेना है, इसके लिए ये लाडली बहना कहीं महाराष्ट्र में लाए।
मतलब आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में इसका असर? नहीं नहीं, कोई नहीं होगा। हमारे तरफ की जो जितनी भी हमारी बहनाएं हैं, हमारी माताएं हैं, ये समझ चुकी है कि इन्होंने सिर्फ ये इलेक्शन के, अगर उनको लागू ही करना था तो 2.5 साल से उनकी सरकार है जी उन्होंने 1 साल पहले शुरू कर दिए रहे थे। जी जी 1 साल से उन्होंने क्यों शुरू नहीं किए? अभी घरकुल के पैसे नहीं आ रहे, जी जनावर के गोटे के पैसे नहीं आ रहे, जी जी एमआरजीएस के पैसे नहीं आ रहे, जी किसानों की सम्मान निधि वो नहीं आ रही। तो ये तो पूरा पैसा नहीं आ रहा है ना। जी तो ये पूरा पैसा रुकवा करके वो हमारी लाडली बहनाओं के लिए देने के लिए उन्होंने सब डिपार्टमेंट का पैसा रोक दिया। जी तो महिलाओं को सबको समझता है कि हमारा एमआरजीएस का नहीं आता पैसा, जी और फिर ये लाडली योजना का ये कैसा आएगा? जी हाँ, तो ये सब बातें अभी हमारे बहनाओं को समझ में आ रही है। कावराबान में एक महाविद्यालय है, वहां पर भारत के अधिक राज्यों से विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई ऐसा जनचर्चा है कि इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर रोज कॉलेज ना भी जाए तो उनको डिग्री मिल जाती है। पढ़ाई की व्यवस्था जो है बहुत गड़बड़ाई हुई वहां पर। तो क्या इस तरह से शिक्षा का जो है, शिक्षा स्तर जो शिक्षा प्राप्त करे ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये तो बात वहाँ के जो संस्थापक है वो जी किस हिसाब से अपने विद्यालय को, महाविद्यालय को चलाते हैं, जी वो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं एक बार उनके स्नेह सम्मेलन में गया था, जी तो वहाँ की मैंने तो संख्या काफी देखा। मैं तो रजिस्टर खोल के नहीं देख सकता जी जी कि कौन आया है कौन नहीं आया है, जी लेकिन मेरे को काफी संख्या दिखी बच्चियों की कि महिला महाविद्यालय है। जी जी हाँ, अच्छी बच्चियां बहुत सारी वहाँ मुझे दिखी। जी लेकिन अभी बाकी का क्या है वो मुझे उस बारे में किसी भी प्रकार का मालूम नहीं है। जी जी। आपको नहीं पता पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से वहाँ का जो संचालन हो रहा था, तो शायद आदरणीय प्रजीत नायर जी कलेक्टर जो गोंदिया है, वो उनके आने के बाद में वहाँ के सेंटर को बदल दिया गया। सालेकसा सेंटर है तो वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मैं एक सवाल इसको लेकर पूछ लेता हूँ कि प्रजीत नायर जी जो कलेक्टर हैं, और उनके जो कार्य करने की किस तरह से शैली कैसे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो तो अच्छा काम कर रहे काम। हम जो भी जब भी उनको फोन करे जी कि ये काम करना है, वो काम इसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। लांजी आपका आना जाना रहता है क्योंकि पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है। क्या आप कभी बहला होते हुए लांजी पहुंचे हो? हाँ, पहुंचा ना, 2-4 बार पहुंचा, एक ही बार नहीं, क्योंकि मेरा पुराना गांव तो पिपरिया है। अच्छा, पिपरिया है। हाँ, जी मेरा पुराना गांव तो पिपरिया है, मैं तो बहुत बार पहुंचा हूँ। सड़क, वहाँ की सड़कें बड़ी दयनीय स्थिति में है। और बहला से लेकर के खेड़पार की जो के बीच में जो सड़क है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर है। उस पर कभी आपका नजर गया कि उसको बनाने का आपने कौन से प्रयास नहीं नहीं, मैंने तो प्रयास किया, लेकिन वहाँ का जो किसान है, किए? जी वहाँ का किसान है, उसको बनाने की मंजूरी देने के लिए तैयार। अच्छा वो बोलता है उसका मेरे को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक मैं दूंगा नहीं। जी तो ये शासन के दरबार में वो केस पेंडिंग है, जी जी जब वो क्लियर हो जाएगा तो वो रास्ता बन जाएगा। जी। लांजी विधानसभा, यदि बहला बहला ब्लॉक की यदि हम बात कर ले तो बहला ब्लॉक से बहुत सारे यात्री हैं जिन लोगों को सालेकसा ट्रेन बैठने के लिए जाना पड़ता है। बड़ी समस्या होती है। बहला से लेकर के सालेकसा पहुंचने में मुश्किल से आधे घंटे का समय लगना चाहिए। 1-1.5 घंटे का समय सिर्फ इसलिए लगता है कि वहां पर सड़कों में घुटने इतना गड्ढा है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने देखो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जी तो हमने गल्ला टोला से लेके गल्ला टोला से सालेकसा तक जी एकदम चकाचक सड़क बना दी। आप जा करके देखिए, जी वहां थोड़ा भी पैर को कीचड़ नहीं लगेगा, थोड़ा भी आपका पैर गंदा नहीं होगा। इस हिसाब से उधर हमने बनाया। हमारी बहन सुश्री हिना जी कावरे, उन्होंने ब्रिज का निर्माण कार्य के लिए पैसा मंजूर करवाया, जी वो ब्रिज भी बना। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हमारा रिलेक्शन तो वैसा ही पक्का पहले से ही है। जी तो अभी वो ब्रिज बनने के वजह से हमारी यातायात भी सुचारू रूप से हो गई है। जी। अभी छुटपुट काम है, तो अभी स्थानीय यहाँ के विधायक है, वो बाकी काम उनका है। पार्टी में, अच्छा, आपके पार्टी को लेकर सवाल कर लेते हैं कि किस तरह से पार्टी के लोग काम कर रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में। किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है? अभी हमारे कार्यकर्ता तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी सब कुछ अंदर का बता देंगे तो आपको बाहर कर देंगे तो अंदर रखेंगे क्या? जी जी हाँ, तो हमारा सब एजेंडा फिक्स है, सब हमारे कार्यकर्ता बराबर पद्धति से काम कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता किसी प्रकार से नाराज नहीं चलता, कुछ नहीं। सभी लोग एकदम
बढ़िया प्लानिंग से काम कर रहे मतलब कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आपको पूरा भरोसा है। हैं एकदम 100%, 101%, ओनली 100 नहीं, जी 101% मेरे को, मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेताओं पर मेरा भरोसा। जी जी। इसके अलावा और मतलब क्या खास रणनीति रहेगी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने की? अभी प्रदेश का जो एजेंडा आएगा, जी प्रदेश का जो घोषणा पत्र आएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे और हमारा भी घोषणा पत्र रहेगा, दोनों मिलाकर के दोनों पर भी काम करेंगे और अपने क्षेत्र का निश्चित विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और बाकी की सभी जो किसान है, किसान मजदूर है, बेरोजगार है, इसके ऊपर आदिवासी है, जी दलित है, पिछड़े है, ओबीसी है, ये इनके लिए, सबके लिए, अल्पसंख्यक लोग हैं, जी। इनके सबके लिए काम करने का हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र की यदि हम बात कर ले तो वहां के अधिकतर लोग रोजगार की तलाश में पलायन होते हैं, तो रोजगार वहीं पर उनको मिले इसके लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं और क्या प्रयास होंगे? नहीं, अभी तो हमारे पास, हमने हमारे एमआईडीसी में एक छोटा सा पोलाद का कारखाना है, वहाँ तो बहुत कम लोग का वहाँ जाते हैं वहाँ, लेकिन इसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हमारा एक मिशन रहेगा जी कि हम एकाध अच्छा उद्योग या एकाध उद्योजक को वहां ला करके उनको बताए कि जो मोह पुल है उसके ऊपर प्रक्रिया करने वाला एक बड़ा उद्योग वहां तैयार हो जाए और हमारे यहाँ के महिला युवक जो बेरोजगार है जी। उनको काम मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बालाघाट जिले की राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं, कितना समझते हैं यहाँ की राजनीति को? और इसके अलावा यदि आपको और अवसर मिलता है और मौका मिलता है, कांग्रेस की सरकार यदि महाराष्ट्र में आ जाती है तो कितना लाभ इस जिले के लोगों को मिलेगा? क्योंकि मैं महाराष्ट्र के जो गोंदिया जिला है और बालाघाट जिला, इसको दोनों को अलग नहीं मानता। दोनों का काम मिलजुल कर होता है, यहाँ के लोग वहां आना जाना करते हैं, वहां के लोग यहाँ आना जाना करते हैं। नहीं, ये तो बात सही है, इधर के उधर, उधर के उधर, एक दूसरे के रिश्ते संबंध सभी सभी बने हुए हैं जी मित्रता है जी सका संबंधी है, जी तो एक यहाँ का इफेक्ट वहाँ, वहाँ का इफेक्ट यहाँ, इस प्रकार का तो होता ही है। जी तो यहाँ की जो राजनीति है बहुत अच्छी है। यहाँ तो देखो 4 विधायक हमारे कांग्रेस के चुन के आए हैं जी और यहाँ जनपद में भी हमारी कांग्रेस की सत्ता है, जी तो ये सब हमारे लिए उपलब्धि है। जी और ये क्षेत्र तो, जनपद का क्षेत्र तो हमारे को लगा हुआ है, लांजी क्षेत्र, जी जी तो हमारे लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है और सब हमारे मित्र लोग हैं, जी जी हमारे सब संबंधित लोग हैं। जी तो यहाँ की जो राजनीति है महाराष्ट्र से भी बिलोंग करती है, महाराष्ट्र की लांजी क्षेत्र से, बालाघाट से बिलोंग करती है, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे का हमारे को लाभ है। लांजी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सम्माननीय अजय अवसरे जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बहला के अध्यक्ष ऋषि पटेल दशहरे जी आपके काफी करीबी माने जाते हैं, इनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, तो एकदम हमारे काफी करीबी है, हमारे दिल में बैठे हुए उनके लिए क्या बोलने लायक हमारे पास कोई शब्द नहीं है जी वो तो एकदम काफी हमारे करीबी है। यहाँ के पूर्व विधायक सुश्री हिना जी, वो तो हमारी छोटी बहन है। जी हाँ, तो उनके लिए भी कोई बात करने की कोई ज्यादा जरूरत है, सब कुछ को सबको मालूम है जी जी। और सब पहचानती है। कुछ काम ऐसे होंगे जो दो राज्यों को लेकर के रुके होंगे, जैसे कि यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके विधानसभा से लगे हुए जो लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी भाजपा का विधायक है, कांग्रेस के हैं। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो दोनों के बीच में किस तरह से सामंजस्य होगा, किस तरह से आप काम करेंगे ताकि दोनों ही विधानसभा को लाभ मिले? क्योंकि बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि एक विधायक नहीं कर रहा है, एक विधायक नहीं कर रहा है, तो किस तरह से होगा? नहीं, हमारी यहाँ की विधायक सीनियर विधायक है, उनके घर से एक राजनीतिक ये चल रहा है जी, तो हम तो उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं हमेशा जी। हमारे नेता का मेरे सर के ऊपर हाथ है, नाना भाऊ से अच्छी है हमारी। नाना भाऊ हमारे नेता है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऊपर हमारे नेता राहुल जी है, राहुल जी जो बोलेंगे वो होगा जी, नाना भाऊ जो बोलेंगे वो होगा। जी जी। ऊपर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आशा करते हैं कि आप सकारात्मक परिणाम विधानसभा चुनाव में लेकर आए, कि हम भी आपको उसके बाद हमको मौका मिले और हम एक बार फिर से आपका इंटरव्यू ले, ऐसी आशा करते हैं, ऐसी भगवान से नमस्कार, निवेदन करते हैं। जी नमस्कार। थैंक यू। तो आप देख रहे थे कि हम आमगांव देवरी विधानसभा के वर्तमान विधायक सम्माननीय सहसराम कोरोटे जी, इनसे चर्चा कर रहे थे
कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कि किस तरह से रणनीति यहाँ पर उनकी है। 5 साल से वो विधायक रहे हैं, किस तरह से उन्होंने क्षेत्र के विकास में उनका योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने काम किया है। इसी तरह और भी इंटरव्यू और साक्षात्कार को देखने के लिए, इसके अलावा अब हम बहुत जल्द गोंदिया में एक चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है गोंदिया हलचल। तो आप गोंदिया हलचल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं यशवंत दिल्हा।